नमस्कार, आपके डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। दर्शकों, आपके डॉक्टर में आज हमारे साथ मौजूद है हड्डी रोग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रमित गुंजन जी। रमित गुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शकों में। रमित गुंजन जी, आज हम बात करें हड्डी रोग के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हड्डी रोग को लेकर सबसे पहले बीमारियाँ क्या क्या ऐसी होती है जो मनुष्य को छूती है या फिर मनुष्य इससे आसानी से ग्रसित हो जाता है? देखिए, हड्डी रोग में कई प्रकार से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहला तो कॉन्जेनाइटल कह सकते हैं, जो कि जन्मजात जो बीमारी होता है वैसा एक ग्रुप हो सकता है जो हम लोगों को देखने को मिलता है। वो खास करके बच्चों में ये देखा जाता है, जन्म के बाद ही ये प्रॉब्लम। दूसरा होता है ट्रॉमेटिक, यानी कि चोट के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आ सकता है उसको हम लोग ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम्स कहते हैं। इसके बाद आता है इन्फेक्टिव, मतलब किसी प्रकार का संक्रमण होता है, इन्फेक्शन लग जाता है और वो बीमारी आ जाता है। इसके बाद हम लोग न्यूप्लास्टिक कहते हैं। न्यूप्लाज्म का मतलब हो गया किसी प्रकार का ट्यूमर जो हम लोग कहते हैं। तो वो ट्यूमर के ग्रुप में कुछ ऐसा बीमारी सब है जो हड्डियों को प्रभावित करता है। इसके बाद डिजेनरेटिव कंडीशंस है, मतलब उम्र के साथ होने वाला जो परिवर्तन है हड्डियों में उसको डिजेनरेटिव भी कहते हैं। तो इन कई क्लासेस में हम लोग हड्डी के बीमारियों को बांट सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने इन बीमारियों के बारे में बताया, तो इन सभी बीमारियों में सबसे ज़्यादा घातक कौन सा होता है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी बीमारी इसमें है जो मनुष्य को सबसे ज़्यादा परेशान करती है हड्डी रोग को लेकर? देखिए, ऐसे तो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, वो प्रॉब्लम अगर आता है पेशेंट को तो वो अपना अपना हर प्रॉब्लम किसी ना किसी तरीके से पेशेंट को परेशान करता है और सबका सीवियरिटी अलग अलग होता है। बच्चे में अगर कॉन्जेनाइटल कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके माँ बाप परेशान रहेंगे। किसी का हड्डी टूट जाए तो वो अगला ऑफिस जाने से प्रॉब्लम हो रहा है, काम धाम रुक रहा है, तो वो अलग परेशानी है। किसी को ट्यूमर न्यूप्लाज्म हो जाए वो अलग ही परेशान रहता है। डिजेनरेटिव बीमारी, पेशेंट अलग परेशान रहता है ये सोच करके कि मेरा उम्र के कारण होने वाला प्रॉब्लम है तो ये शायद मेरे साथ ही जाए। तो हर एक बीमारी का अपना अपना अलग एक है कि वो परेशानी करता ही है, बीमारी है वो परेशानी करता है। जी डॉक्टर अमित जी, आपने बहुत सारी बीमारियों का जिक्र किया जो हड्डी रोग से संबंधित है। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हड्डियों में, लेकिन जनरली किस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है? देखिए, यूजुअली हम लोगों को दो प्रकार का सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एक तो है इंजरी, जो भी ट्रॉमा, चोट के कारण जो होता है हड्डी में, चाहे वो हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाए या मोच हो जाए, ये इस प्रकार का प्रॉब्लम्स ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है। और दूसरा प्रॉब्लम जो है डिजेनरेटिव कैटेगरी, क्योंकि फिजियोलॉजी, जैसे उम्र तो बढ़ना लाजमी है, हर किसी का उम्र बढ़ना ही है, तो उम्र के साथ होने वाला जो प्रॉब्लम्स है जिसको डिजेनरेटिव कंडीशंस कहते हैं, ये दो हम लोगों को सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एक ट्रॉमा, चोट, और दूसरा डिजेनरेशन, उम्र के कारण होने वाला प्राकृतिक प्रोसेसेस के कारण जो प्रॉब्लम्स है। महिलाओं की अगर बात किया जाए तो महिलाओं की हड्डी किस तरह अलग होती है पुरुषों के मुकाबले? 45 साल का उम्र क्रॉस करता है, महिलाओं में ये रसायन का मात्रा घटता है और इस प्रोटेक्टिव एक्शन से, यानी कि इस रसायन के बचावकारी प्रभाव से महिलाएं अब वंचित रहने लग जाती हैं 45 साल के बाद, और उन लोगों में हड्डियों से संबंधित बीमारियों का इंसिडेंस, मात्रा, नंबर ज़्यादा देखा जाता है 45 साल। तो इस पीरियड के दौरान महिलाओं को किसी तरह की कोई खास दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है या फिर ऐसे ही चलता रहता है उनका जीवन? दवाओं का तो रोल आता है बिल्कुल ही, अगर वो डिजीज़ के रूप में आ जाए सामने, जैसे कि ओस्टोपोरोसिस हो जाए या हड्डी में कमज़ोरी, कैल्शियम या विटामिन डी का कमी हो जाए, तो इलाज तो है ही है। उससे पहले बचाव कैसे हो सकता है, ये भी महिलाओं को थोड़ा ध्यान देने का ज़रूरत है। ये उनके खान पान से और लाइफस्टाइल से, रख रखाव से भी कुछ हद तक हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान दें। अगर जैसे अगर रेगुलर हम लोग शरीर में आधा घंटा धूप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं विटामिन डी का मात्रा पर्याप्त हो सकता है। खाद्य सामग्री में अगर दूध, दही, छेना, खोआ, पनीर का हम लोग सेवन रेगुलर करते हैं तो हम लोगों के शरीर में कैल्शियम का भी मात्रा पर्याप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से हम खान पान को ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा है कि रेगुलर एक्सरसाइजेज, किसी न किसी प्रकार का शारीरिक श्रम अगर हम लोग रेगुलर करते रहते हैं, जो कि महिलाएं हमेशा करती हैं, उन लोगों को बहुत सारा हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ है, इसके बावजूद अगर हम लोग फिजिकली एक्टिव रहते हैं, आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट का वॉक ही क्यों ना हो, जॉगिंग ही क्यों ना हो, तो एक्सरसाइज किसी प्रकार से, तो हड्डियों का कुव्वत बढ़ा करके रखने में ये भी मदद करता है।
बाय चांस अगर ऐसा हो जाए कि कोई महिला इस बीमारी से ग्रसित हो जाती हैं, जैसे ओस्टोपोरोसिस है या कैल्शियम विटामिन डी का कमी है, तो वैसे कंडीशन में फिर बहुत सारे दवा हैं जो कि इनके बचाव के लिए भी है। विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन है या कैल्शियम है तो उसका भी सप्लीमेंटेशन है, उसको हम लोग दवाओं के रूप में देते हैं। या ऑस्टोपोरोसिस हो जाए तो बिस्फॉस्फोनेट नाम का हम लोग एक दवा कहते हैं, उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑस्टोपोरोसिस के इलाज। जी, ये तो होगी महिलाओं की बात। पुरुषों की बात हम करना चाहेंगे कि जनरली ये भी देखा जाता है कि 40 से 45 के बाद पुरुषों में भी काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, हड्डी में दर्द होता है, जोड़ों का दर्द भी होता है, उन्हें घुटनों में दर्द हो जाता है, तो उन्हें किस तरह का इलाज की ज़रूरत होती है, या फिर कह सकते हैं कि किस तरह उन्हें सावधानी बरतने की ज़रूरत है खान पान को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर, कितना उन्हें सजग रहना चाहिए अपने स्वास्थ्य को लेकर? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। 40 के बाद ये अमूमन देखा जाता है कि पुरुषों के शरीर में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आना शुरू होता है, और ये कहीं भी ये रसायन या हार्मोनल चेंजेस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये डिजनरेशन है जो शरीर का इस्तेमाल हो रहा है। तो हर दिन जैसे उम्र बढ़ने पे बाल पकना, दाढ़ी पकना, चेहरा पे झुर्री आना, दांत ढीला होना है, उसी प्रकार से शरीर का हर हिस्सा उम्र के कारण कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो हड्डियों में भी प्राकृतिक रूप से जो चेंजेस आता है, वो सारा चीज़ को हम लोग मेडिकली कहते हैं डिजेनरेटिव कंडीशंस। तो वो घिसाव होने वाला सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। तो घुटनों में आर्थराइटिस का इंसिडेंस ज़्यादा देखा जाएगा, रीढ़ के हड्डियों में घिसाव होगा जो हम लोग आमतौर पे स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से जानते हैं। ये प्रॉब्लम्स हम लोग ज़्यादा देखना शुरू कर देते हैं। तो कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है, एड़ियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, गर्दन का स्पॉन्डिलाइटिस है, ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। इसमें फिर वही बात आ जाता है कि हमारा लाइफस्टाइल, रहने का जो रहन सहन हमारा तरीका है, और जो हमारा खान पान है, इन दोनों को अगर हम लोग ध्यान देते हैं, जैसा कि अभी हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में, तो कैल्शियम और विटामिन डी युक्त खाद्य सामग्री, शरीर पे धूप का लगना, और प्रॉपर एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। कहीं ना कहीं पुरुषों में महिलाओं के वनिस्पत थोड़ा इसका अभाव पाया जा सकता है। अधिकतर लोग ऑफिस गोइंग लोग हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ऑफिस में बैठना है 6 घंटा 8 घंटा। महिलाओं में तो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, घरेलू रोज़मर्रा का काम ही इतना है कि उन लोगों को किसी न किसी प्रकार से एक्सरसाइज होता रहता है। बट पुरुषों में, महिलाओं के वनिस्पत ऐसा मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा कम है, जिसके कारण कि आधा घंटा 45 मिनट का एक्सरसाइज अगर किया सके तो कहीं ना कहीं हड्डियों में कुवत बरकरार रह सकेगा, और ये डिजेनरेटिव चेंजेस से हम लोग कहीं ना कहीं बच पाएंगे। तो दर्शकों, आपके डॉक्टर में फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।